15 अगस्त 2025। अलास्का की बर्फीली वादियों में, जहां रूस और अमेरिका सिर्फ 5 किलोमीटर के समुद्र से अलग हैं, दो महाशक्तियों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक ऐतिहासिक मुलाकात में आमने सामने आते हैं। ये मुलाकात यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की उम्मीद लेकर आई है, लेकिन हज़ारों मील दूर नई दिल्ली में भारत की नज़रें इस टेबल पर टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस मुलाकात का असर न सिर्फ यूक्रेन या रूस पर पड़ेगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखा जाएगा और वैश्विक स्थिति पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या ये मुलाकात भारत के लिए एक वरदान बनेगी या फिर एक नई चुनौती खड़ी करेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि अलास्का की ठंडी हवाओं में होने वाली ये बैठक भारत की सड़कों पर महंगाई को बढ़ा सकती है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, कैसे? या फिर भारत का जो सस्ता तेल और मजबूत व्यापार का रास्ता वो दे सकती है? ये भारत की भविष्य की एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है, लेकिन क्या भारत इस खेल में जीतेगा या फिर भारत इस में पिछड़कर रह जाएगा? तो भारत ने इस शिखर वार्ता का काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। ये शिखर वार्ता रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये वार्ता होने जा रही है, लेकिन इसके पीछे भारत की चिंताएं और उम्मीदें भी छिपी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में दोहराते हुए उन्होंने ये बात कही है। क्या आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था रूसी तेल पर कितनी निर्भर है? रूस से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, भारत की ऊर्जा की ज़रूरतों को एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अगर ये मुलाकात रूस पर प्रतिबंधों को कम करती है तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। भारत को सस्ता तेल मिलना जारी रह सकता है, लेकिन अगर ये मुलाकात नाकाम रही तो क्या भारत को तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है? तो इसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे। ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता सम्मेलन जो 15 अगस्त 2025 को हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जो प्लेस चुनी गई है अलास्का, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या आप जानते हैं कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने अलास्का को कैसे खो दिया? यानी कि जैसे आज वो यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, यूक्रेन को अपने से अलग नहीं करना चाहता, उसी तरह से इतनी आसानी से रूस ने अलास्का को कैसे यूएसए को सौंप दिया। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं अलास्का के इतिहास की। अलास्का में जो मानव निवास के प्रमाण हमें कम से कम 10,000 साल पुराने हमें एविडेंस मिलते हैं। बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते से यहाँ पर एशिया से लोग आए थे, जो कि बेरिंग स्ट्रेट जो है जो कि अलास्का और यूएसए के बीच में है। एशिया से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए, जिन्हें बेरिंगिया लैंड ब्रिज के माध्यम से प्रवास माना जाता है। अलास्का के ये पहले निवासी थे। इनमें इनपियाट, यूपिक, इल्यूट, तिलंगित, हैदा, तिस्मिशियन और अथाबास्कन जैसे स्वदेशी समुदाय यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आए और बस गए। इसके बाद यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली कैसी थी? ये लोग यहाँ का शिकार करते थे, मछली पकड़ते और प्रकृति के साथ इनके गहरे संबंध होते थे। उनकी जो संस्कृतियाँ थी मौखिक परंपरा, कला, पर्यावरण पर संबंधित होती थी और पर्यावरण के सामंजस्य के साथ आधारित थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। रीति रिवाज बिल्कुल डिफरेंट थे। सामाजिक संरचनाएं थी, जैसे कि तिलंगित की जटिल सामाजिक व्यवस्था और इल्यूट की जो समुद्री शिकार की तकनीक है, इन सभी के कार्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसके बाद रूस का आगमन होता है 1741 में। रूसी खोजकर्ता जो थे विट्स बेरिंग, इनका नाम था विट्स बेरिंग। तो इन्होंने अलास्का के तट की खोज करनी शुरू कर दी, जिससे रूस का इस क्षेत्र में प्रभाव शुरू हो गया। रूसियों ने समुद्री उत्प्लाव के फर के लिए व्यापार शुरू कर दिया था, जिसे सॉफ्ट गोल्ड कहा जाता था, जो एक प्रकार की फर होती है। 1784 में रूसियों ने कोडियाक द्वीप पर अपनी पहली जो स्थायी बस्ती थी वो स्थापित की। 1799 में रूसी अमेरिकी कंपनी जो थी उसको अलास्का में व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार मिल गया। रूसी शासन के दौरान स्वदेशी लोगों पर मिशनरी गतिविधियों का प्रभाव काफ़ी देखा गया। कई जगहों पर तनाव और संघर्ष भी देखे गए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता है। जब रूस ने वहां पर एंट्री की अलास्का में, तब उस समय वहां की जो कम्युनिटी थी उनको काफ़ी दिक्कत परेशानी होने लगी, तो उनके आपस में संघर्ष और तनाव बढ़ते गए। लेकिन रूस का तब तक पूरी तरह से आक्रमण हो चुका था अलास्का पर। इसके बाद रूस से अमेरिका को हस्तांतरण कर देते हैं अलास्का को। कैसे? 1867 में रूस ने अलास्का को अमेरिका को $72 लाख में बेच दिया था। इस सौदे को सीवर्ड्स फॉली कहा जाता है।
ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई अधिकारियों को लगा कि ये जो अलास्का की ज़मीन है ये बेकार ज़मीन है। इस खरीद को अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम सीवर्ड ने अंजाम दिया था। इसी वजह से इसको सीवर्ड्स फोली नाम दिया जाता है। अलास्का की खरीद का महत्व रहता है अमेरिका के लिए। ये आर्थिक रूप से काफ़ी फायदेमंद थी, क्योंकि अलास्का को बनाए रखने में एक तो रूस को कठिनाई हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से अमेरिका को एक बड़ी विशाल संसाधन संपन्न क्षेत्र मिल चुका था। इसलिए अमेरिका इस बात से बहुत खुश था। इस पर रशियन अमेरिका की एक ट्रीटी हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके पीछे असली कारण क्या थे। रूस ने आखिर अलास्का को संयुक्त राज्य को क्यों बेच दिया था? रूस इसको बेचने के लिए क्रीमिया युद्ध से प्रेरित होता है, क्योंकि उधर क्रीमिया युद्ध जब विश्व में क्रीमिया युद्ध चल रहा था तो उस समय पर रूस का ध्यान उधर था। रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो डगमगाने लगी थी। इसी वजह से रूस के लिए अलास्का पर व्यापार करना या उस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। क्रीमिया युद्ध जो 1991 में एक स्वतंत्र यूक्रेन का हिस्सा बन गया बाद में, और रूस ने 2022 में यूक्रेन पर अपने पूर्ण आक्रमण की सूचना के रूप में 2014 में ही उस पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्रीमिया रशिया एम्पायर और यहाँ पर अलास्का है। अलास्का की जो खरीद थी $7.2 मिलियन की, अब जो यूएसए के लिए एक बहुत अच्छा सौदा है। हालांकि उस समय की अगर हम बात करें तो रूसी साम्राज्य के लिए ये उचित था, लेकिन कुछ रूसी जो राष्ट्रवादी थे वो इस बिक्री को ऐतिहासिक भूल मानते हैं। उनका कहना है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब देखिए, इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो वार्ता अभी जो सम्मेलन हो रहा है, जो समिट हो रहा है अभी अलास्का में, क्या इससे रूस अलास्का को फिर से वापस अपने हिस्से में मिलाने की कोशिश करेगा? क्या अमेरिका से वो अलास्का को फिर से छीनना चाहता है? तो समय के साथ रूस के लिए अलास्का का जो आर्थिक आकर्षण था वो कम होता गया। इसके बाद जो वहाँ पर अत्यधिक कटाई के कारण वहाँ पर जो फर व्यापार का लाभ था, जहाँ से रूस को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, वो भी कम होता जा रहा था। इसके अलावा जो रूस, ब्रिटिश, अमेरिकी फर व्यापारियों के बीच भी तनाव चल रहा था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनके क्षेत्रों पर और शिकारगाहों की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं की गई थी कि आप कहां कहां तक शिकार कर सकते हैं या फिर आप कहां कहां तक आप व्यापार कर सकते हैं। रूस की वहां पर विरल आबादी वाली जो बस्तियां और संपत्तियों की सुरक्षा भी ठीक से नहीं हो रही थी। इसके पीछे एक कारण और था, भू राजनीतिक बिक्री भी एक कारण हुआ करती थी। अलास्का पर कब्जा बनाए रखने की चुनौतियां दूसरे महाद्वीपों से और भी ज़्यादा जटिल होती गई। एक चुनौती थी व्यापार, जो कि रूस अपने सुदूर पूर्व में साम्राज्यवादी विस्तार पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता था। दूसरा था इतिहासकार जो ली फेरो द्वारा अलास्का की खरीद पर 2016 में उन्होंने एक किताब लिखी। उन्होंने कहा, जब रूस ने 1853 में क्रीमिया में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन साम्राज्य के साथ युद्ध शुरू किया तो रूसी अधिकारियों को चिंता थी कि ब्रिटिश सेनाएं जो हैं उत्तरी अमेरिका के रास्ते रूसी सुदूर पूर्व पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगी। उसी खतरों को कम होने के बाद भी प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटिश उपस्थिति को लेकर काफ़ी चिंतित थी। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र था इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। तो वो भी ये भी सोचे थे कि रूसी अमेरिकी विस्तारवाद से बच पाएगा, यानी कि जो रूस है वो अमेरिका का विस्तार होने से बच जाएगा। 1850 के दशक तक जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसने कैलिफोर्निया पर कब्जा कर लिया, टेक्सास पर कब्जा किया, फिर मैक्सिको के साथ युद्ध लड़ा लिया। इसी तरह इनके बीच युद्ध चलते रहे और क्रीमिया युद्ध के बाद जो रूस ने फैसला किया कि अलास्का को वो यूएसए को बेच देंगे। अब देखिए, इसमें अगर ये देखें कि इस सौदे को, ये जो सौदा हुआ था उस समय ट्रीटी हुई थी, ये दोनों के लिए सही था या गलत था? उस समय रूस के नज़रिए से देखा तो उनके लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके जो आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही, उनके लिए व्यापार करना, रूस के लिए वहाँ पर अपना जो कंट्रोल बनाकर रखना काफ़ी कठिन हो रहा था। इसके बाद दूसरा, अगर हम यूएसए के लिए देखें तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर उस समय पर देखें तो वहाँ की जो जनता थी अमेरिका की, उसको काफ़ी चिंता हो रही थी कि अब ये बेकार सी ज़मीन कहाँ से खरीद ली। लेकिन आज हम देखते हैं हर पक्ष से वो हर क्षेत्र में समृद्ध होती जा रही है अलास्का की ज़मीन, तो इसीलिए यूएसए को भी अब फ़ायदा नज़र आने लगा है। इसके बाद जो रूस हैं, वो कुछ रूस ये कहते हैं कि ये एक पछतावे वाली बात है कि हमने क्यों बेच दिया उनको। पुतिन जो अक्सर रूसी सत्ता को बहाल करने की
ज़रूरत की बात करते हैं। उन्होंने कहा 2014 में जब उनसे पूछा गया कि रूस अलास्का को अपने में मिलाने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने गोलमोल जो जवाब दे दिया, मतलब उनका हाँ की तरफ भी जवाब था। डेविस ने कहा कि खोए हुए क्षेत्र को लेकर पछतावे की भावना उनके शासन की एक विशेषता प्रतीत होती है कि उनको पछतावा है। जैसे जैसे अमेरिका के संबंध बिगड़ते गए, अलास्का को वापस लेने की मांग जो थी वो तेज होती गई। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस में अलास्का हमारा है ऐसे नारे लगने लगे, ऐसे स्लोगन्स बोले जाने लगे, वहाँ पर टेलीविज़न पंडितों द्वारा प्रचारित किया गया। इसी तरह इस अर्थ में तो यही पता चलता है कि जो अलास्का में ट्रंप पुतिन जो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है, ये रूसी राष्ट्रवादियों की एक जीत है कि रूस के जो राष्ट्रवादी वो चाहते हैं कि हम अलास्का को अपने साइड वापस ले लें। अब देखिए, जब अमेरिका का शासन हो जाता है इस पर, मतलब अमेरिका जब इसमें शासन कर लेती है, तो शुरू में अलास्का को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था अमेरिका के द्वारा। इसे अमेरिका का आखिरी फ्रंटियर माना जाता था कि ये सबसे आखिरी हिस्सा है। यूक्रेन क्षेत्र में जो सोने की खोज हुई, उसने हज़ारों लोगों को अलास्का की तरफ आकर्षित किया। फिर धीरे धीरे लोग अलास्का की तरफ आने लगे। स्कागवे और डाइया जैसे शहर जो थे खनन के महत्वपूर्ण केंद्र बनते गए। इसने अलास्का की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या को और बढ़ा दिया। 1884 में अलास्का को एक नया जिला बना दिया जाता है और 1912 में इसे आधिकारिक तौर पर अमेरिकी क्षेत्र यानी कि टेरिटरी का दर्जा मिल जाता है। इसके बाद 20वीं सदी में इसका विकास और विश्व युद्ध दौरान क्या हुआ, मछली पकड़ने, खनन और लकड़ी उद्योग अलास्का की अर्थव्यवस्था का आधार बनते हैं। उस समय जो प्रारंभिक बस्तियां थी वो भी यही काम अपनाते थे। सैल्मन मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण था। इसके बाद अलास्का सामरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, महत्वपूर्ण था। 1942 में जापान ने एल्यूजन द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में अमेरिका ने वापस लिया। अलास्का हाईवे का निर्माण किया गया जो कि कनाडा से लेकर अलास्का को आपस में जोड़ता है। इसके बाद शीत युद्ध होता है एक। अलास्का की जो रूस से निकटता ने इसे ठंडे युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बना दिया था। जो शीत युद्ध लड़ा जाता है उसी दौरान ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसको राज्य का दर्जा 3 जनवरी 1959 को दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। ये 49th जो स्टेट बनता है, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था अमेरिका का। 1968 में प्रूडो बे ने तेल की खोज ने अलास्का की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था। ट्रांस अलास्का पाइपलाइन 1977 में तेल उद्योग को और बढ़ाया। यहाँ फिर पाइपलाइन बिछाने लगी, मतलब कि जो अलास्का का क्षेत्र था वो भी काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा था। इसके बाद अगर हम आधुनिक अलास्का की बात करें, जो आज वहाँ पर कैसी सिचुएशन है, तेल, गैस, मछली पकड़ना, पर्यटन, खनन, अनाज, अलास्का की ये सभी प्रमुख अर्थव्यवस्था के हिस्से हैं। अलास्का परमानेंट फंड जो कि तेल राजस्व से बनाया गया नागरिकों को वार्षिक लाभांश देता है, जहाँ पर वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको वार्षिक लाभ दिया जाता है। इसके माध्यम से वहाँ पर अब स्वदेशी अधिकार बन चुका है। 1971 में अलास्का नेटिव क्लेम्स सेटलमेंट एक्ट बनाया गया। स्वदेशी लोगों की भूमि, आर्थिक मुआवजा प्रदान किया गया। इससे स्वदेशी निगमों का गठन किया गया। अलास्का का जो आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज और जो प्राकृतिक क्षेत्र है, पर्यावरण संरक्षण, तेल ड्रिलिंग के लिए, ये इन दोनों के बीच एक विवाद का हिस्सा बना हुआ है। रूस से निकटता और जो आर्कटिक संसाधनों के कारण अलास्का वैश्विक भू राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि 2025 में अभी ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता में देखा गया कि ये जो सिचुएशन, मतलब ये जो लोकेशन है अलास्का की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है रूस और अमेरिका दोनों के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हैं। ये देखिए रूस के लिए, मतलब रूस के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए ये रेड कारपेट बिछाया गया है। इट मीन्स कि अमेरिका की तरफ से, यानी कि ट्रंप के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वार्तालाप होने वाला था। अब देखिए ट्रंप पुतिन मीटिंग का आखिर मोटिव क्या था, इन्होंने मीटिंग क्यों करनी चाहिए, जबकि जो रूस और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो काफ़ी बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो रूस यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए इन्होंने ये मीटिंग की कि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध को जल्दी से ख़त्म किया जाए। उन्होंने टेरिटोरियल स्वैप यानी कि ज़मीनों की अदला बदली का सुझाव दिया, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खारिज कर दिया कि हम अपनी प्लेसेस एक दूसरे को नहीं देंगे। अलास्का के महत्व को लेकर, अलास्का का जो भू राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है, क्योंकि ये रूस से केवल 5 किलोमीटर दूर है और 1867 में अमेरिका ने इसे खरीद लिया था। रूस ने शुरू में यूएई या फिर सऊदी अरब में बैठक का प्रस्ताव रखा था, जबकि अमेरिका ने यूरोप का सुझाव दिया, लेकिन
फिर अलास्का पर सहमति बनती है। इससे कुछ उम्मीदें और चिंताएं भी हैं। उम्मीद क्या है? ट्रंप ये दावा करते हैं कि बैठक के पहले 2 मिनट में पुतिन के साथ इरादों को समझ लेंगे, कि उनको पता चल जाएगा कि पहले 2 मिनट में पुतिन का क्या इरादा है। उन्होंने फिर कहा जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की संभावना भी हो सकती है। यूरोपीय नेता जो हैं और जेलेंस्की चिंतित है, ट्रंप पुतिन के प्रभाव में आ सकते हैं। उन दोनों को, जेलेंस्की और यूरोपीय नेता थे, उनको ये डर था कि जो ट्रंप है वो कहीं पुतिन के प्रभाव में ना आ जाए और पुतिन के साथ हाथ ना मिला लें। तो अब देखिए, इससे बहुत सारी कंट्रीज़ को खतरा है, क्योंकि जो आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं कंट्रीज, जिनके आपस में ट्रेड चल रहे हैं या फिर जिनकी आपसी बातचीत चल रही है, उनको ये खतरा था कि कहीं ट्रंप पुतिन की बातों में ना आ जाए, और दूसरों को ये खतरा था कि पुतिन जो है ट्रंप की बातों में ना आ जाए। इसके अलावा कुछ सुरक्षा संबंधी जो तैयारियां, उसके लिए भी ये बैठक की गई है। बैठक के लिए सुरक्षा कड़ी व्यवस्था की गई थी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी सुरक्षा बलों की बॉडी फॉर बॉडी तैनाती शामिल थी, यानी कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड तैनात कर दिए गए थे कि इस वार्तालाप को सही तरीके से और सफलतापूर्वक निपटाया जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध हमने देखा है, काफ़ी 2-3 सालों से लगातार चल रहा है। अब देखिए, इस वार्तालाप का अगर हम देखें भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब कि भारत पर इसका प्रभाव क्या रहेगा। तो ऊर्जा और सुरक्षा की जो तेल कीमतें हैं उस पर प्रभाव देखा जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो ट्रंप है, अगर वो पुतिन पर जो प्रतिबंध लगे, रूस पर प्रतिबंध लगे हुए, उनको हटा देते हैं तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। भारत को सस्ता तेल मिल सकता है, ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ावा हो सकता है। इसके अलावा व्यापार और टैरिफ नीति पर भी दबाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये वार्तालाप सफल रहती है तो इससे क्या होता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया भारत पर, वो कम होने की संभावना या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। अगर ये वार्तालाप जो है नाकाम रहती है तो हो सकता है ट्रंप के द्वारा गुस्से में आकर कहीं और टैरिफ लगा दिया जाए, या फिर कोई ऐसा फैसला ले लिया जाए जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था को खतरा हो। मुद्रा बाजार और रुपए का असर भी पड़ सकता है इसमें रणनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ेगा। मतलब कि अगर भारत, अब देखिए एक सवाल ये भी उठता है कि अब देखिए हमारे पास सिर्फ रूस की एक साथ है, यानी कि रूस है भारत का जो साथ देता है। अब रूस भी अगर अमेरिका के साथ चला जाता है या फिर अमेरिका के साथ हाथ मिला लेता है तो भारत क्या अकेला पड़ जाएगा? उधर दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान सभी भारत को आंख दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी आंख तो पाकिस्तान दिखा रहा है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, जो दूसरों के टुकड़े पर पड़ रहा है वो भारत को आंख दिखा रहा है। उसके साथ चीन भी मिला हुआ है। इधर चीन और रशिया की आपस में गहरी दोस्ती है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये जो है मतलब कि एक प्रकार का जो ये चक्कर है ये चला हुआ है। मतलब आपसी अगर संबंध इन चारों के अच्छे हो जाते हैं तो भारत के लिए ये एक खतरे की घंटी हो सकती है। अब देखिए, क्या रूस जो अमेरिका का साथ देगा या नहीं देगा, इसका हम पता यहाँ से लगाते हैं। जो रूस और अमेरिका के जो ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे थे, तो इनके संबंधों को हम यहाँ पर इन बैठकों के माध्यम से, यानी कि ये जो समिट हुए थे इनके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। सबसे पहले हैम्बर्ग जर्मनी, ग्रुप ऑफ 20 जुलाई 2017 में रूस और अमेरिका की जो मुलाकात होती है, ट्रंप और पुतिन की पहली बड़ी मुलाकात थी ये। इस पर 2016 के चुनाव में रूस की जो दखल अंदाजी की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया गया था, जिसमें पोल्स में हिलेरी क्लिंटन की जीत संभावना जताई गई थी। अमेरिका खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो चलाए जा रहे रूसी दुष्प्रचार अभियान के सबूत मिले थे, जो इस बात पर नाराज थे कि उनकी जीत की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे थे। मॉस्को के अधिकारियों ने यह कहा कि ट्रंप ने पुतिन द्वारा रूस की किसी भी भूमिका से इनकार करने से बात जो है स्वीकार कर ली है। इस बातचीत का एकमात्र जो रिकॉर्ड हमें क्रेमलिन के जो रूसी दुभाषी उसके पास था, उनसे हमें ये बातचीत पूरे एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद में जो ट्रंप ने उन रिपोर्टों की आलोचना की जिसमें उनकी दूसरी मुलाकात की गोपनीयता को बताया गया था। हालांकि इसका खुलासा तभी होता है जब रात्रि यानी कि डिनर पर जो बाकी लोगों ने अपनी देखी हुई बातें बताई थी, अपनी सुनी हुई बातें बताई। इसके बाद एक और मुलाकात होती है दा नांग, वियतनाम, अपेक, नवंबर 2017 में। ये पुतिन का वियतनाम जाने का मुख्य उद्देश्य उस समय ये था, किसी निचले दर्जे के अधिकारी को भेजने की बजाय ट्रंप के साथ वो खुद बातचीत करना चाहते थे पुतिन। क्रेमलिन को पहुंचने पर ही पता चला कि ट्रंप ने बैठक को रद्द करने का फैसला कर दिया। फिर बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति तुरंत मिलने के लिए राजी हो गए। पुतिन इस अपमान से चिढ़ गए थे, फिर इनके संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। इसके बाद हेलेंस्की फिनलैंड शिखर सम्मेलन होता है जुलाई 2018 में।
पुतिन के साथ लगभग 2 घंटे बातचीत होती है और ट्रंप ने ये कहा कि अपनी ही पार्टी के सदस्यों को भी चौंका दिया उन्होंने कि रूसी चुनाव प्रभाव के आकलन में वे अपनी खुफिया एजेंसियों की बजाय पुतिन पर विश्वास करते हैं। फिर अमेरिका ने पुतिन का विश्वास जीतने के लिए यह कहा कि उन्हें अपनी खुफिया एजेंसियों से ज़्यादा पुतिन पर भरोसा है। इसके बाद पेरिस, यहाँ पर थोड़े संबंध उनके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद पेरिस फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध विराम समारोह होता है नवंबर 2018 में। तो इस बात को लेकर काफ़ी ध्यान दिया गया था कि ट्रंप और पुतिन प्रथम युद्ध जो है वो समाप्त करने वाले हैं या फिर इस पर और मुलाकात पर क्या क्या सामने आएंगे सवाल। तो ये जो वार्ताएं हैं या मुलाकात ये आज की नहीं, ये इतिहास के मतलब पहले से ही चलती आ रही हैं। क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप के साथ बातचीत की संभावना को कम कर दिया। हालांकि पुतिन कई हफ्ते पहले बोल्टन से मिल चुके थे। इसका जो उद्देश्य था, इस मुलाकात का उद्देश्य कि प्रथम विश्व युद्ध को रोकना था। उसके बाद ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना G20 में उनकी मुलाकात होती है जो 2018 में। तो इसमें जो वॉशिंगटन की यात्रा ना होने पर पेरिस में जो द्विपक्षीय वार्ता ना होने के कारण पुतिन को पूरा भरोसा था कि ब्यूनस आयर्स में ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप ने इस योजना की पुष्टि कर दी, लेकिन फिर उन्हें विमान से ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उनकी मुलाकात हुई जिसमें क्रीमिया के पास रूस द्वारा जो यूक्रेनी जहाज और नाविकों पर कब्जा करने का हवाला दिया गया था। इसके बाद फिर थोड़े संबंध उनके बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट जो उनकी एक मीटिंग होती है ओसाका जापान G20 में 2019 में होती है जून में। तो पुतिन को ट्रंप के साथ अगली मुलाकात के लिए अगले साल ही बुलाया गया था G20 शिखर सम्मेलन में। उसी दिन अमेरिकी नेता 4 बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे भी मुलाकात करने वाले थे। मुलाकात से पहले पत्रकारों से बात हुई। पुतिन ने यह कहा कि हेलेंस्की के बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, मतलब कि हेलेंस्की के बाद से जो पुतिन और ट्रंप है वो आपस में नहीं मिले हैं। हेलेंस्की उसके बाद ट्रंप ने जो पिछली मुलाकातों की सराहना की, कहा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो ट्रंप ये कहते हैं सोशल मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्टर्स को कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। तो ये अलग अलग इनकी जो मीटिंग्स थी उनकी फ़ोटोज़ हैं और ये कहते हैं कि जो उनकी हेलेंस्की में मीटिंग हुई थी उसके बाद ये सिर्फ 2019 में मिले हैं। अब अगर हम आज के देखें ट्रंप और रूस के संबंध कैसे हैं, तो आज इनके संबंध थोड़े बिगड़ते हुए या विवादपूर्ण नज़र आते हैं, क्योंकि जो रूस है वो चीन को सपोर्ट करता है और चीन जो है रूस को सपोर्ट करता है। तो इसी वजह से अमेरिका को इस बात का खतरा है कि कहीं चीन का सपोर्टर बनकर ये इनको ही आंख ना दिखाने लग जाए। तो इसी वजह से अब ये भी बात हो सकती है कि इनके ये जो संबंध हैं ये अपने संबंध अच्छे करने के लिए या फिर जो चीन का प्रभुत्व है उसको ख़त्म करने के लिए रूस के साथ ही हाथ मिला रहा है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि भारत क्या अकेला पड़ जाएगा, क्या भारत के पास कोई और विकल्प होगा, भारत का कोई और साथी होगा या फिर भारत का कोई और दोस्त होगा जो हमारा साथ देगा। तो देखिए अगर हम इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझें तो अमेरिका जो है पाकिस्तान का साथ देता है, अमेरिका पाकिस्तान की तरफ है, उधर चीन भी पाकिस्तान का साथ देता है और रशिया जो है उसको अगर चीन और भारत में किसी एक को चुनना पड़े तो वो सबसे पहले चीन को प्रेफर करेगा। तो इसी वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इन सभी वार्तालाप के माध्यम से अकेला पड़ता जा रहा है। क्या भारत को इसके लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या भारत को अपनी वैश्विक व्यापार नीति पर ध्यान देना चाहिए? अब देखिए चीन, अमेरिका और रूस अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। अगर ये सभी ताकतें आपस में मिल जाएंगी तो बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलपमेंट कर रही हैं उनके लिए खतरा हो सकता है। ये अपना पूरी तरह से इन पर प्रभाव बना सकते हैं बाकी कंट्रीज़ पर। इसके बाद हम जो देखते हैं कि जो चीन है, अपनी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके माध्यम से भारत को घेरने की नीति बना रहा है। हम देखते हैं अमेरिका की भी भारत को एक तरह से टैरिफ पर टैरिफ लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ चाइना जो है वो भारत से बिल्कुल शरेआम कहता है कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और जो पाकिस्तान है वो चीन की आड़ में आकर भारत को आंख दिखाने लगा है। उधर दूसरी तरफ जो रशिया, अब उसकी बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है या फिर और भी जो चाइना या और कंट्रीज़ के साथ, तो इसका भारत पर गहरा असर पड़ने वाला है। यानी कि ये देखा जा सकता है कि भारत अकेला पड़ सकता है। हालांकि भारत जो है उसने इन सभी के लिए, भारत का जो रुख रहा है हमेशा ही संतुलित न्यूट्रल रहा है। भारत एक तरफ रूस के साथ उनका पुराना दोस्ताना रिश्ता है,
हथियारों से लेकर तेल तक चलता आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ व्यापार जो बढ़ता जा रहा है, रणनीतिक सहयोग भी बढ़ रहा है। इस मुलाकात में भारत की भूमिका सिर्फ एक समर्थक की नहीं थी। ये जो मुलाकात है इसका भारत ने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ फ़ोन पर बात की और यूक्रेन के हालात पर चर्चा की थी और यूक्रेन के साथ शांति स्थापित करने की आग्रह भी किया था। क्या भारत इस मुलाकात में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है या फिर ये मुलाकात भारत को दो महाशक्तियों के बीच फंसने के लिए मजबूत कर सकती है? तो ये सवाल उठते हैं हमारे मन में, कई सवाल आते हैं। अब देखिए इनकी जो वार्ता है उसका नतीजा, इनकी मीटिंग का नतीजा क्या रहता है? ये मीटिंग पूरी तरह से नाकाम रह जाती है। जो ट्रंप है वो सबसे पहले यही बयान दे देते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए अगर कोई समझौता नहीं होता तो इट मीन्स कोई भी डील नहीं होगी। तो अगर सीधा सीधा देखा जाए तो अमेरिका रूस पर दबाव बना रहा है यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने के लिए। जैसे ही ट्रंप पुतिन अलास्का की टेबल से उठते हैं कोई ठोस समझौता नहीं होता है, लेकिन भविष्य की वार्ताओं का रास्ता खुल जाता है कि भारत के लिए ये एक राहत की सांस है। लेकिन अनिश्चितता जो अभी तक बनी हुई है, क्या भारत सस्ते रूसी तेल अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों का फ़ायदा उठा पाएगा या फिर वैश्विक तनाव भारत को कई मुश्किलों में और ज़्यादा धकेल सकता है? तो अलास्का की ये मुलाकात जो है भारत के लिए सिर्फ एक मौका है, लेकिन खतरे से भी कम नहीं है। अगर सोचिए भारत के एक साइड हो और दूसरी साइड अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, रशिया हो, तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा इन चारों देशों के साथ मुकाबला कर पाना। तेल की कीमतें, व्यापार, वैश्विक कूटनीति सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। क्या आप मानते हैं कि भारत इस मुलाकात के बावजूद मजबूत होगा या फिर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अब इस मुलाकात के बाद ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ट्रंप क्या करेंगे? अब भारत पर और ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे या फिर भारत को टैरिफ से राहत मिलेगी? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं इस वार्तालाप को लेकर? तो दोस्तों ये थी हमारी जो ट्रंप और पुतिन की अलास्का वार्ता की पूरी कहानी। शुरू से लेकर अंत तक हमने देखा कि कैसे अलास्का पर रूस का कब्जा हुआ, फिर अलास्का को कैसे बेचा गया, फिर अब अमेरिका को उस पर कैसे प्रभुत्व बन गया। और आज हम अलास्का के क्षेत्र को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर हर प्रकार का खनन मौजूद है, वहाँ पर हर प्रकार की प्रकृति, वहाँ हर प्रकार के संसाधन मौजूद है। वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहाँ के मतलब लोग जो हैं वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो क्या अगर वो रूस के पास रहता तो क्या अलास्का डेवलपमेंट कर पाता या फिर इससे और ज़्यादा उसकी बदतर स्थिति हो जाती? तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।